नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो सेशन चल रहा है वो यूनाइटेड नेशंस के बारे में चल रहा है, ठीक है। जिसमें से हमने 2 क्लास करवा दिया है। एक यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन रहा, इसका मतलब स्थापना होने का कितने मेंबर है, पूरा डिटेल उसका फैक्ट हमने बता दिया है। और उसमें से जो यूनाइटेड नेशंस के 6 अंग होते हैं, जिसमें से महासभा, देखिए 6 अंग यहाँ पे हमने लिख रखा है, पिछले वीडियो में भी हमने बता दिया है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके उसका वीडियो देख लीजिएगा, हम लिंक दे देंगे उसका, ठीक है। देखिए महासभा है पहला, दूसरा सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ठीक है। जो लास्ट में सबसे ज्यादा कुछ पास होता है कानून, वो सचिवालय में ही होता है, एक अध्यक्ष जिसका होता है, ठीक है। इसमें से हमने महासभा के बारे में पूरी डिटेल में अच्छे से बता दिया है, इसका मतलब क्या होता है, कितने मेंबर होते हैं, पूरा कंप्लीट बता दिया है। आज हम लोग समझेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब ये 6 अंग में, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है दोस्तों, ये 6 अंग है। इस 6 अंग में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अगर देखेंगे यही है सुरक्षा परिषद, जिसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहा जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से इसको जाना जाता है। और आपको भी ये पता होगा, क्योंकि सुरक्षा परिषद को लेकर के इंडिया भी काफी परेशान रहता है इसको लेकर के, ठीक है। अब क्यों परेशान रहता है इंडिया, इसको भी हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहे, इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग बस ध्यान से वीडियो देखते रहिए, इतना बेहतर तरीके से समझा देंगे, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। और बाकी वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको जरूर आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे सुरक्षा परिषद हेडिंग डाल रखा है। सुरक्षा परिषद दोस्तों जो है, सुरक्षा परिषद आप नाम से ही जान रहे होंगे, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा देना इसका काम ही है भाई, इसका नाम ही पता चल रहा है नाम से, सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो दोस्तों सुरक्षा परिषद देखिए, सबसे पहले इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यानी यूएन कहते हैं, यूएनओ का मुख्य अंग है, सबसे प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद ही है, ठीक है। सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दोस्तों विश्व का पुलिस मैन कहा जाता है, ठीक है। विश्व का पुलिस मैन कहा जाता है किसको, सुरक्षा परिषद को। अब क्यों कहा जाता है भाई, यहाँ समझने वाली पॉइंट है दोस्तों, समझने वाली पॉइंट है यही है कि 6 अंग में अगर देखेंगे तो सबसे ताकतवर कौन है, सुरक्षा परिषद ही है, इसीलिए इसको विश्व का पुलिस मैन कहा जाता है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो सुरक्षा परिषद है सिक्योरिटी काउंसिल, उसका देखिए दोस्तों मेन उद्देश्य हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति का मतलब क्या होता है, पूरे वर्ल्ड, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की बात करता है। 193 मेंबर इसमें है, यह सारा हमने बता दिया है, ठीक है। 193 मेंबर होते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड की बात करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इसमें कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति, अगर किसी देश में या 2 देश में अगर आपस में डिस्प्यूटेड है तो उसको शांति कराना किसका मकसद है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सुरक्षा भी बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। जैसे कोई छोटा देश है, जैसे मान लेते हैं अभी देखेंगे रसिया यूक्रेन पे हमला कर दिया है, तो ये जिम्मेदारी बनती है संयुक्त राष्ट्र संघ का कि रूस को और रोके, रूस को कंट्रोल करे और यूक्रेन को बचाए। यही कहने का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। वो तो बात की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इतने समय पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, अगर काम करता तो रूस यूक्रेन पे हमला ना करता, ठीक है। खैर बहुत ज्यादा उसका नुकसान भी हुआ है, रूस का बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं। अगला देखिए क्या लिखा है दोस्तों, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। इसका मतलब है दोस्तों, जैसे इंडिया देखेंगे, इंडिया और चाइना चाहे पाकिस्तान, इंडिया चाइना में कभी भी अगर बॉर्डर को डिस्प्यूट होता है ना, तो यूएन बोलता है ना, नहीं चाइना और इंडिया दोनों आपस में सहमति बना ले, यानी बीच में हस्तक्षेप करता है, दोनों आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, दोनों आपस में व्यापार करें। अगर व्यापार नहीं करेंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे, अगर बॉर्डर डिस्प्यूट करेंगे, आपस में भिड़ेंगे, तो पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट पड़ता है। और दोस्तों 2 देश, पूरे दुनिया में अगर 2 देश अगर आपस में लड़ रहे हैं तो पक्का तीसरे देश को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी से कहीं ना कहीं वो बधा हुआ है, ठीक है। तो एक इकोनॉमी किसी भी देश की इकोनॉमी पर अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो पक्का है कि सारे देश पे कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध करना, ठीक है, ये भी समझ में आ गया।
मानवाधिकार, देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है, मानवाधिकारों को सम्मान को बढ़ावा देने में सहयोग। मानवाधिकार दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका ऐसा ऐसे आप समझिए कि जैसे चाइना है, उइघुर मुस्लिम जो होते हैं काफी परेशान करता है, तो वही इसका कहने का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी बनता है कि किसी देश, कोई भी देश अपने नागरिकों को परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, वो तो बात की बात है कि कोई देश अपने नागरिकों को अगर कुछ कहता है तो उसको उसकी अंदर की जिम्मेदारी, यानी उसको खुद का मतलब जिम्मेदारी बनती है वो अपने देश में क्या कर रहा है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हद होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दोस्तों उसमें हस्तक्षेप करता है। जैसे म्यांमार देखेंगे दोस्तों, तो वो रोहिंग्या मुस्लिमों को बहुत ज्यादा मार करके भगाया था अपने देश में से, जिसमें से बांग्लादेश, इंडिया में भाग भाग करके चले गए, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है। तो यही कह रहा है कि मानव अधिकार को, सम्मान को बढ़ावा देने के लिए म्यांमार में देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ काफी ज्यादा हस्तक्षेप वहां पे किया। जो रोहिंग्या मुस्लिम होते हैं वो बहुत ज्यादा वहां पे कंट्रोल किया गया, क्योंकि म्यांमार जो है बहुत ज्यादा मार के भगा रहा था। ये इसकी जिम्मेदारी बनती है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और भी कई ऐसे मतलब काम है इसका जो जिम्मेदारी बनती है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जैसे वाटर डिस्प्यूटेड हो गया दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो वाटर डिस्प्यूटेड जो है बहुत सारे कंट्री को लेकर के हैं, चाहे इंडिया, चाइना, कई सारे छोटे मोटे सब देश वाटर को लेकर के हैं, ठीक है। वाटर डिस्प्यूटेड हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूटेड हो गया, बहुत ऐसे होते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए, मानवाधिकार के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए ये इसका मेन उद्देश्य है। अब दोस्तों कोई अगर इसमें से ज्यादा परेशान करता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा अंतर्राष्ट्रीय शांति, अगर कोई कुछ ऐसा काम करता है जिससे मान लेते चाइना कहता है ताइवान हमारा है, ठीक है, ताइवान देश हमारा है, तो चाइना ऐसा नहीं कि ताइवान पे हमला करके ले सकता है, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर भी ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी जिम्मेदारी बनती है संयुक्त राष्ट्र संघ ताइवान को बचाए, ठीक है, ताइवान को बचाए और चाइना को अच्छे से समझा करके रखे, ठीक है। तो इसका ये सब मेन उद्देश्य होता है। अगर चाइना नहीं मान रहा है या कोई और देश है अगर नहीं मान रहा है, किसी को सता रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद होता है इसमें एक बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में उस देश के प्रति कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाता है, उस कानून को पास किया जाता है जो सुरक्षा परिषद से ये पास होता है दोस्तों, ठीक है। रूस जैसे यूक्रेन में हमला किया था तो रूस के प्रति भी कई सारे कानून लाए गए थे, लेकिन रूस के पास है वीटो पावर, जिसको प्रति निषेध बोला जाता है। प्रति निषेध का मतलब है तो दोस्तों कि हम अनुमति नहीं देते, ठीक है। तो अब भाई सुरक्षा परिषद का वो जो अस्थायी सदस्य है, वीटो पावर है रूस के पास। अगर रूस के पास ला रहा है कोई कानून पास कर रहा है कि नहीं, रूस गलत कर रहा है तो रूस कह रहा है कि अच्छा गलत हम कर रहे हैं, तो उस पर वो वीटो पावर लगा देगा, यानी प्रति निषेध लगा देगा, तो पास ही नहीं हो पाएगा कानून। तो जो अस्थायी सदस्य है तो उसके प्रति आप कोई भी कानून नहीं ला सकते हैं, चाहे उल्टा सीधा कुछ भी नहीं ला सकते, उसकी मर्जी। चारों सदस्य, अब आगे यहाँ पे आप पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, ठीक है, 15 सदस्य देश होते हैं। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो दोस्तों महासभा होता है, महासभा में 193 मेंबर होते हैं, ठीक है, इसमें 193 मेंबर होते हैं, इसमें 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। अब 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से दोस्तों 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, पांच पांच तो जो है परमानेंट मेंबर होते हैं, जो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ठीक है दोस्तों। चीन से काफी ज्यादा परेशान रहता है अपना देश इंडिया, ठीक है, चीन ही अपने मतलब इंडिया को रोड़ा अटकाता है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है दोस्तों कि परमानेंट मेंबर 5 है और नॉन परमानेंट मेंबर 10 है, ठीक है। तो 10 में से हर 2 साल में एक मेंबर का चुनाव होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि हर 2 साल में एक मेंबर बैठेगा, ठीक है, यानी 2 साल का कार्यकाल रहेगा, ठीक। तो हर 2 साल में एक मेंबर वो अपना चेंज होते रहते हैं। तो इसमें 10 मेंबर नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। अब दोस्तों सबसे ताकतवर जो होता है यही 5 परमानेंट मेंबर ही होते हैं। अगर कोई कानून पास कर, जैसे मान लेते क्या कहते हैं, रूस है, रूस यूक्रेन पे हमला कर दिया, अब सारे देश पूरी दुनिया वाले इकट्ठा हो गए कहाँ पे, सुरक्षा परिषद में, कह रहे कि नहीं भाई रूस गलत कर रहा है, रूस के प्रति कोई ऐसा कानून लाया जाए ताकि रूस को कंट्रोल हो, रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाए और रूस से जो है सुरक्षा परिषद का जो वीटो पावर है उसको छीनी जाए। तो जैसे सारे कानून लाएंगे सारे मेंबर वोट तो दे देंगे, लेकिन अब जो क्या कहते हैं रूस, तो भाई वीटो पावर उसके पास, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है रूस,
रूस के पास वीटो पावर है, तो रूस कभी चाहेगा कि हाँ हम हमसे मतलब सुरक्षा परिषद छीनी जाए, वीटो पावर छीनी जाए, हमारे ऊपर अगर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाए, तुरंत तो वीटो पावर लगा देगा, निषेध लगा देगा। यानी कोई भी परमानेंट जो मेंबर होता है, अगर अकेले अकेले अगर किसी कानून पास हो रहा है उसमें अगर वो वीटो लगा देता तो पूरी तरह से रद्द हो जाता है, पास नहीं हो पाता है। चाहे भले 10 मेंबर पास कर दें, 4 मेंबर इसमें से बचते हैं, यानी 14 मेंबर अगर पास कर दें, उसमें से एक जो परमानेंट मेंबर है एक ही अगर उसमें वीटो लगा देता है तो पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाएगा, कानून पास नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों देखेंगे जो इंडिया है, इंडिया भी कहता है जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य तो है, अभी 2022 में अस्थायी सदस्य बना था इंडिया। लेकिन समस्या क्या है दोस्तों, इंडिया चाहता है कि जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य रहे, जो 5 देश हैं अस्थायी सदस्य, इसमें कहा था इंडिया अस्थायी सदस्य बने। लेकिन चाइना, जब भाई इस पे प्रस्ताव लाया जाता है तो चाइना कहता नहीं, हम प्रतिनिषेध करते हैं, हम इंडिया को अनुमति नहीं देते हैं अस्थायी सदस्य बनने के लिए। अब यहाँ पे समस्या है, अब बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन आता है दोस्तों कि चाइना ऐसा क्या रीजन है कि इंडिया को बार बार वीटो पावर लगा देता है कि नहीं अस्थायी सदस्य ना बने इंडिया। तो देखिए दोस्तों, चाइना काफी ज्यादा परेशान पहले से ही इंडिया से, तो अगर चाइना जानता है अगर इंडिया अस्थायी सदस्य बन जाए तो चीन का कुछ भी नहीं चल पाएगा, जितना सताता है किसी देश को लेकर के, तो हमेशा इंडिया क्या करेगा, विरोध करेगा और प्रस्ताव कोई न कोई लाएगा। और चाइना कोई प्रस्ताव लाएगा तो भाई इंडिया रोक देगा, इंडिया कोई लाएगा तो चाइना रोके या ना रोके उसका तो रुक ही जाएगा और भी देश इसके लगा देंगे। तो चाइना को बहुत बड़ा डर है, और चाइना को यह भी डर है दोस्तों कि अगर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य अगर इंडिया को मिल जाए, जो पाकिस्तान पीओके ले रखा है, तो कहीं ना कहीं पीओके ज्यादा चांस हो जाएगा इंडिया खुद लेने का। और जैसे इंडिया अगर पीओके ले लेता है तो चाइना का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों CPEC, यानी पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है सिजियांग प्रांत से वो ग्वादर बंदरगाह तक, तो पूरी तरह से अगर पीओके ले लेता है इंडिया तो उसका CPC जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से रुक जाएगा, क्योंकि पीओके में ही बना रहा है चाइना CPEC प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाइना ये जानता है कि अगर इंडिया परमानेंट मेंबर हो जाएगा तो हमारे लिए भी समस्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोटा मोटा नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया परमानेंट मेंबर हो। इसीलिए दोस्तों इंडिया कहता है जो सुरक्षा परिषद है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसके चार्टर देखिए, जो संविधान इसका है ना संयुक्त राष्ट्र संघ, उसको चार्टर बोला जाता है, संविधान नहीं बोला जाता है। तो भारत हमेशा कहता है कि सुरक्षा परिषद के चार्टर में संशोधित किया जाए, यानी बदलाव किया जाए, क्योंकि ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। अब ये नया बदलाव इसमें किया जाए। इंडिया कहता है कि एक इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील भी इसमें परमानेंट मेंबर लेंगे, ठीक है दोस्तों। कभी हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बनाएंगे, परमानेंट के मेंबर मतलब क्या क्या इसमें आगे चल रहा है। G4 कहते हैं जो जर्मनी, जापान, उसके बाद से जर्मनी, जापान और इंडिया और ब्राजील को लेकर के ये चारों देश कहते हैं कि परमानेंट मेंबर हम भी लेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी फिलहाल हम लोग समझेंगे सुरक्षा परिषद का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्या लिखा है, अगला है सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले वीटो का प्रयोग कौन किया था, अमेरिका किया था दोस्तों 1971 में किया था, ठीक है। वीटो का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका ने ही किया था, और सबसे अधिक वीटो का प्रयोग दोस्तों रूस किया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग देखेंगे तो रूस ने ही किया है, रूस बहुत ज्यादा लगाता है। और सबसे कम बार अगर देखेंगे वीटो का प्रयोग करता है तो वो चाइना करता है। चाइना किसी से मतलब नहीं रखता है, बस वो इंडिया में ही रोड़ा डालता है, अगर इंडिया का जब बात आती है तो वीटो करता है, बाकी चाइना और किसी से मतलब नहीं है, वो बस वो अपने आप को मतलब रखता है चाइना। सबसे ज्यादा इसमें रूस ही वीटो पावर लगाता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि सुरक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है। अब मेन उद्देश्य जो इस 6 अंग में है दोस्तों, ये सुरक्षा परिषद ही है, बाकी क्या है महासभा कुछ नहीं है। ये सारे मेंबर आते हैं 193 मेंबर, इसमें भाषण देते हैं अपना, कोई कानून पास करवाते हैं, पास करवा लेते हैं, 2/3 बहुमत इसमें चाहिए महासभा में। सुरक्षा परिषद ये नाम से ही लगता है कि सुरक्षा परिषद में भाई सारे सिक्योरिटी इसी में है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मतलब होता है कि भाई कोई देश अगर कमजोर है, समाज मतलब कि जिसे मान लेते हैं हेल्थ के बारे में हो गया, भूखमरी के बारे में हो गया, तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की जिम्मेदारी बनती है। कोई देश ज्यादा गरीब है, भूखमरी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसके
सहायता करता है। न्याय परिषद का मतलब होता है ट्रस्टीशिप। जैसे मान लेते हैं, अभी देखेंगे इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो कोई देश ऐसे हुए जो इन्वायरमेंट पूरी तरह से अभी नहीं खत्म कर पा रहे हैं, कहीं कहीं समस्याएं आ रही है, तो और मेंबर जो होते हैं उनको पैसा देंगे, वो ज्यादा मतलब वो कहीं कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी उत्पन्न कर सकें। ये न्याय परिषद होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है दोस्तों, ये जितने मेंबर होते हैं हर एक कंट्री को वहां पे जाकर जज बैठते हैं, अपने देश के कानून के अपने देश के जो भी चीजें होती है वहां पे बताई जाती हैं, मतलब हर देश के मेंबर बैठते हैं। अगर इंडिया के देखेंगे तो इतने समय दलवीर भंडारी हैं, ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, दलवीर भंडारी है इंडिया का जो इंटरनेशनल न्यायालय में बैठते हैं। बाकी लास्ट में आता है आपका सचिवालय, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अब हम लोग अगले वीडियो में फिर समझेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में समझेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर सारे वीडियो देख लेंगे तो पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछते आए हुए हैं और जो पूछने वाले हैं, सारा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन दोस्तों छूटेगा नहीं। और हमने आपसे बताया भी है कि अगर हमारी पूरी क्लास स्टैटिक जीके का देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे पेपर में छूटने वाला नहीं है, चाहे छोटा बड़ा पेपर कोई भी पेपर आप दें, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो आप जरूर हेल्प करें, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दिया करें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।